प्लेटो के राजनीतिक विचारों की श्रृंखला में आज हम लेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा हेतु एक न्यायपूर्ण समाज आवश्यक है और न्यायपूर्ण समाज की प्राप्ति के लिए शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य है। प्लेटो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का प्रतिपादन करता है जो दार्शनिक शासक उत्पन्न कर सके, जो श्रेष्ठ सैनिक उत्पन्न कर सके और जो समाज व्यवस्था को नैतिकता के आधार पर सुचारू रूप से चला सके। न्याय व्यवस्था में जिन तीन वर्गों की संरचना की गई, उन तीन वर्गों में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य कर सके, उनका चयन योग्यता के अनुसार हो सके, इसलिए प्लेटो शिक्षा की व्यवस्था देता है। अतः प्लेटो के लिए न्याय व्यवस्था को लागू करने का एक प्रमुख साधन शिक्षा है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति सामाजिक शिक्षा के द्वारा ही की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत शिक्षा जो कि तत्कालीन एथेंस में प्रचलित थी, उस व्यक्तिगत शिक्षा ने एथेंस को पराभव पे ला दिया था। वो निरंतर युद्धों में स्पार्टा से हारा। वहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ और लालच बहुत बढ़ गया, जिसने व्यक्ति की सामाजिक सहयोग की भावना, परस्पर सामंजस्य की भावना को खत्म कर दिया। इन सब से सीख लेकर प्लेटो का ये मानना था कि शिक्षा व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक राज्य के हाथों में होनी चाहिए और न्याय की प्राप्ति तभी होगी जब शिक्षा द्वारा सामाजिकता का, नैतिकता का विकास किया जाएगा। इसी कड़ी में प्लेटो राज्य नियंत्रित शिक्षा के समर्थक बन गए। प्लेटो सुकरात की भांति ये मानते हैं कि सद्गुणी ज्ञान है और इस ज्ञान की प्राप्ति बौद्धिक और तार्किक अनुसंधान द्वारा की जा सकती है। बौद्धिकता और तार्किकता का विकास शिक्षा द्वारा किया जा सकता है, अर्थात सद्गुणों की प्राप्ति के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा व्यक्तिगत विकास का भी साधन है, क्योंकि व्यक्ति के अंतर्गत निहित या अंतर्मन में निहित ज्ञान को बाहर निकालने का साधन शिक्षा है। प्लेटो ये मानता है कि सारा ज्ञान अंतर्निहित है। शिक्षा वो प्रकाश की भांति कार्य करती है जो हमारे अंतर्मन में पड़ता है और हमारा ज्ञान जागृत हो जाता है। तो शिक्षा न केवल व्यक्तिगत और आत्मविकास का साधन है, बल्कि वह सामाजिकता के विकास का भी साधन है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता हुआ, पारस्परिक सामंजस्य, पारस्परिक एकता को सीखता हुआ, अपनी क्षमताओं और योग्यता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुरूप समाज में सहयोग देके एक श्रेष्ठ राज्य और आदर्श राज्य का निर्माण कर सकता है। इस कड़ी में प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है, उस पे एथेंस की शिक्षा का भी प्रभाव है, स्पार्टा की शिक्षा का प्रभाव है। एथेंस की शिक्षा से उसने व्यक्तिगत तत्व लिया, स्पार्टा की शिक्षा से उसने सामाजिक और सैन्य तत्व लिया। प्लेटो के सिद्धांत के अध्ययन से पूर्व हम संक्षेप में जान लेते हैं कि तत्कालीन एथेंस और स्पार्टा में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। एथेंस में शिक्षा व्यक्तिगत हाथों में थी, प्राइवेट शिक्षा की व्यवस्था थी और केवल सैन्य शिक्षा राज्य के हाथ में थी। सोफिस्ट विचारकों का प्रभाव एथेंस में रहा। सोफिस्टों ने व्यक्तिवाद का समर्थन किया, उसको प्रश्रय दिया, अतः एथेंस में व्यक्तिवाद काफी फैला। शिक्षा मुख्यतः तीन भागों में विभाजित थी: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और सैन्य शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक थी, जिसमें साहित्य, संगीत और व्यायाम पे बल दिया जाता था। माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 वर्ष तक थी,
जिसमें विभिन्न तर्क विज्ञान पे बल दिया जाता था। परंतु ये जो माध्यमिक शिक्षा थी उसमें वो धनाढ़ी वर्ग तक ही सीमित हो गई थी, क्योंकि वो प्राइवेट हाथों में या निजी हाथों में होने के कारण काफ़ी महंगी थी। तो हर एक व्यक्ति के लिए वो शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं था। 18 से 20 वर्ष तक की उन्हें सैन्य शिक्षा होती थी और यही शिक्षा थी जो केवल राज्य द्वारा नियंत्रित होती थी। व्यक्तिगत या निजी शिक्षा ने कुछ साहित्य, संगीत और अन्य कलाओं के विकास, साहित्य, संगीत और कलाओं के विकास से मानवीय विकास और मानसिक विकास में योगदान जरूर मिला, परंतु वो केवल व्यक्तिगत हाथों में शिक्षा थी, निजी हाथों में शिक्षा थी। तो उन्होंने सामाजिकता, राज्य के प्रति दायित्व, त्याग, बलिदान, समर्पण, इन चीज़ों की शिक्षा एथेंस में नहीं प्रदान की जाती थी या उसका अभाव था। इसी कारण एथेंस में स्वार्थ लोलुपता बढ़ गई, लालच बढ़ गया और व्यक्तिगत हितों से परे सोचने और सामाजिकता के प्रति, राज्य के प्रति सोचने का अभाव पाया जाने लगा। अतः प्लेटो व्यक्तिगत दृष्टि से, मानसिक विकास के कुछ तत्वों की दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से एथेंस की शिक्षा को सही मानता था, परंतु वहाँ जो व्यक्तिगत पहलू था उसका और जो स्वार्थ वाला स्वार्थपूर्ण शिक्षा जो हो गई थी, जो केवल अपने हितों तक सीमित थी, उसको स्वीकार नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने दूसरी शिक्षा प्रणालियों को भी टटोलना शुरू किया। उसका ध्यान स्पार्टा पे गया, वही स्पार्टा जिसने एथेंस को बार बार पराजित किया युद्धों में। तो उसकी सैनिक व्यवस्था का भी उसने अध्ययन किया, उसकी सैनिक शिक्षा व्यवस्था का भी उसने अध्ययन किया। तो उसने पाया कि एथेंस के विपरीत स्पार्टा में शिक्षा की व्यवस्था पूर्णतः सरकारी हाथों में थी या राज के हाथों में थी। 7 वर्ष की उम्र में बच्चों को राज्य द्वारा ले लिया जाता था और उन्हें कठोर शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था। स्त्रियों को भी शारीरिक व्यायाम और प्रशिक्षण दिया जाता था। शिक्षा का मूल उद्देश्य अच्छे सैनिक तैयार करना, श्रेष्ठ योद्धा तैयार करना था और इसी कारण शिक्षा में साहित्य, संगीत के पहलू की उपेक्षा थी स्पार्टा के अंतर्गत। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली की जो विशेषता सैन्य शिक्षा की थी, परंतु उसका सबसे बड़ी कमी थी कि उसमें व्यक्तिगत विकास हेतु जो शिक्षा आप कह सकते हैं, बौद्धिक और साहित्यिक विकास हेतु उसका अभाव था। स्पार्टा की शिक्षा में एक और विशेषता यह थी कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को इस तरह तैयार किया गया था कि वह राज्य के विकास में योगदान दे। वहाँ सामूहिक भोजनालय होते थे, सारे लोग या सारे नागरिक वहीं भोजनालय में भोजन करते थे और उसका भोजनालयों के लिए सामग्री की व्यवस्था, प्रत्येक नागरिक के जो खेत होते थे वहाँ पे दासों द्वारा जो कृषि की जाती थी उससे उपज का एक हिस्सा आता था, वो हिस्सा सरकारी या सामूहिक जो भोजनालय थे वहाँ पे प्रदान किया जाता था। इसी प्रकार वहाँ पे व्यक्तिगत संपत्ति पर भी नियंत्रण था, लोहे की मुद्रा होती थी, सोने चांदी रखने पे नियंत्रण था, अर्थात भौतिक संपत्ति एकत्रीकरण पे काफ़ी प्रभावी नियंत्रण स्पार्टा में था। प्लेटो को इससे भी सीख मिली और उसने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों को मिला के एक नई शिक्षा प्रणाली प्रदान की जो दोनों से प्रभावित थी। व्यक्तिगत पहलू एथेंस से लिया गया, सामाजिक पहलू स्पार्टा से लिया गया। अब प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में 2 भागों में हम उसको बांट सकते हैं, एक प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी उच्च शिक्षा। अब जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका कालखंड उसने 6 से 20 वर्ष तक रखा, जिसमें 18 से 20 वर्ष तक सैनिक शिक्षा थी। प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य मुख्यतः मानसिक विकास, चरित्र का विकास और सामाजिक भावना का विकास करना था। प्राथमिक शिक्षा के 2 महत्वपूर्ण अंग थे, एक व्यायाम और दूसरा संगीत। अब व्यायाम का तात्पर्य केवल शारीरिक व्यायाम से नहीं था, व्यायाम का तात्पर्य यहाँ पे आहार शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और अन्य उन सारे विषयों से था जो व्यक्ति को अपने शरीर की देखरेख, अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु ज्ञान प्रदान करें।
आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का एक आधार यह भी था, या प्राथमिक शिक्षा का एक आधार भी यह था कि व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन बिताना सीखे, क्योंकि सादगीपूर्ण जीवन से ही वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, वह समाज में सही रूप में योगदान दे सकता है। इसी प्रकार संगीत का तात्पर्य केवल वाद्य संगीत या स्वर संगीत से नहीं था, संगीत में साहित्य भी सम्मिलित था, उसमें कई ललित कलाएं भी सम्मिलित थी। अतः व्यायाम और संगीत दोनों एक विस्तृत रूप में वो उनकी व्याख्या करता है, केवल शाब्दिक या शब्द के आधार पर ही उनकी व्याख्या तक वो सीमित नहीं रहता। अब व्यायाम और संगीत के बृहद उद्देश्य भी हैं। व्यायाम के आधार पर वो ये कहता है कि लोगों को चिकित्सा का ज्ञान होगा, आहार का ज्ञान होगा, वो सादगीपूर्ण जीवन जिएंगे तो इससे उन चिकित्सकों पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसी प्रकार वो मानता है कि संगीत है तो संगीत मन को ओतप्रोत कर देने वाला होता है, और साहित्य है वो मानसिक विकास करवाता है। तो जो नैतिकता का अभाव पाया जाता है, तो जब लोग संगीत का अध्ययन करेंगे, साहित्य का अध्ययन करेंगे, विभिन्न ललित कलाओं का अध्ययन कर देंगे, उनका मानसिक विकास इतना हो जाएगा कि वह कानूनों की उनको आवश्यकता नहीं रहेगी, स्वतः ही वो नैतिक नियमों का पालन करेंगे, और उससे वकील और न्यायालयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। वस्तुतः वह चिकित्सकों और वकीलों या न्यायालयों के समर्थन में नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि इनके द्वारा समाज, डॉक्टर या चिकित्सक का होना समाज में विकृति का एक बड़ा कारण है। प्लेटो का ये मानना रहा, परंतु इस तरह की व्यवस्था अभी तक के समाज में हमने पाई कि संभव नहीं हो पाई है, जहाँ चिकित्सक या वकील न रहे। प्लेटो जो शिक्षा की व्यवस्था देता है उसमें वो ये भी कहता है कि न तो अधिक संगीत की आवश्यकता है, न ही अधिक व्यायाम की आवश्यकता है, दोनों में एक संतुलन स्थापित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक संगीत मन को कोमल बना देता है, अत्यधिक व्यायाम मन को कठोर बना देता है, इसके बीच में संतुलन की एक आवश्यकता होती है। 18 वर्ष तक ये शिक्षा के पश्चात 18 से 20 वर्ष तक वो सैनिक शिक्षा का प्रावधान करता है। 2 वर्ष की सैनिक शिक्षा के पश्चात 20 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे वो आगे की शिक्षा के लिए चले जाएंगे, जो उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे वो विभिन्न सैनिक पदों पर अपनी योग्यता के अनुसार पद ग्रहण करेंगे। 20 से 30 वर्ष तक की जो शिक्षा होगी वह दार्शनिक शिक्षा,